हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है शासक और इतिवृत्तों की कहानी। इतिवृत्ति यानी कि हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, उसी पर हम लोग बात करें। तो कल हमने कुछ चीजों को जानने का प्रयास किया, और सबसे पहले कल हमने जो है दरबार में जो भाषा थी, फारसी भाषाओं को लेकर हमने बात की। उसके इतिहास को हमने देखा, रंगीन चित्रों से शुरू करी वो कहानी जिसके दौर में बहुत सारी घटनाएं घटी, उनको हमने देख लिया। क्लियर है? एक एक करके हमने इन सब चीजों पर बात करना प्रारंभ किया, देखना प्रारंभ किया। शरिया कानून को समझा कि मुस्लिम धर्म में शरिया कानून में कैसे समय के साथ बदलाव आए और क्या क्या चीजें आप बदलती चली गई। उन सारी पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों को हमने गौर करके देख लिया। ठीक, इनको देखने के साथ हमने देखा कि किस प्रकार से अब्दुल समद और सैर मैयत ने चीजें लिखी। ठीक, क्लियर है? अब आप देखेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा। आपको पता है बादशाहनामा मतलब राजा का इतिहास। क्लियर है? उसमें राजा के हर चीजों के विषय में लिखा है। राजा ने कब लड़ाई करी, राजा ने कभी इमारतें बनवाई, राजा ने कौन सा दान दिया, क्या क्या चीजें करवाई। यानी कि जो भी कुछ था वो शासक के आसपास ही घूम रहा था, उसी के इर्द गिर्द की चीजें हम लोगों ने इसमें आपका देखने के लिए क्लियर है। और यही चीजें हम लोग बड़े अच्छे से गौर करके देख भी चुके हैं कि किस प्रकार ये सारी चीजें हैं। ठीक, और क्या क्या उनकी पदवी थी, क्या क्या उनकी नीति, और किस प्रकार से वो चले। तो हमने देखा 1589 में अबुल फजल ने किस प्रकार जो है आपका अकबरनामा लिखा। और आप जानते हैं कि अकबरनामा जो आपका लिखा गया था वो है आपका 13 वर्ष लगे इसको कार्य करने में। बहुत सारी कहानियां, शासकीय दस्तावेज, मौखिक प्रमाण पर आधारित है, और इसको 3 जिल्दों में यानी कि 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहली जिल्द में हमने देखा है कि क्या बनाया है। पहली जिल्द में इसमें आदम से लेकर उसके जीवन के बारे में खगोलीय रचना, यानी कि जब वो 30 वर्ष का था। दूसरी जिल्द में अकबर का 46वें वर्ष का शासन हमने देखा है और खत्म हुआ। फिर अगले ही में अब्दुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र को पता है, और सलीम के जो सहपर थे वो कौन थे? वीर सिंह बुंदेला। सारा षड्यंत्र उन्होंने वीर सिंह बुंदेला के आधार पर ही किया। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इतना फिलहाल जो हम देखे हैं, यहाँ तक कोई किसी बच्चे का क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, एक बार देख लीजिए। 30 सेकंड का समय है, 1 मिनट का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग देख सकें कि क्या क्या चीजें किस प्रकार से। क्लियर है? चलिए पढ़िए, आगे बढ़। चलिए अब देखते हैं अकबरनामा का उल्लेखित राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं उनको देखते हैं। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल। बेसिकली राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने का पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया, यानी बेसिकली पॉलिटिकल चीजें आपको इसमें ज्यादा। इसके साथ ही तिथि और समय के साथ होने वाले बदलाव का उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का वितरण प्रस्तुत अभिनय तरीके से इसका लेखन हुआ है। यानी कि चाहे भौगोलिक हो राज्य का, या सामाजिक हो, या फिर प्रशासनिक हो, या फिर सांस्कृतिक, उन्होंने सभी पक्षों को इसमें वितरण करने का एक अच्छे से प्रयास किया है और उसको लिखा है। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्यों को हिंदू, जैन, बौद्ध और मुसलमानों की विभिन्न आबादी तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। कैसा दिखाया गया है? मिश्रित संस्कृति वाला। ध्यान दीजिए, कैसा दिखाया है? मिश्रित संस्कृति। ठीक, ध्यान रहेगा। आगे बढ़िए। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी, चूंकि इस भाषा के
पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। अतः इस भाषा के लिए लय कथन शैली बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता था। इस भारतीय फारसी शैली में दरबार में संरक्षण मिला। अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी इसी का शिष्य था। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। बादशाह नामा किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी। और अबुल फजल के द्वारा लिखा है अकबरनामा। क्या लिखा है? अकबरनामा। इसकी योग्यता के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। कि जिस तरह से अकबरनामा लिखा है, शाहजहां ने कहा आप सेम उस तरीके से हमारे इतिहास को लिखिए। किससे कहा गया? अब्दुल हमीद लाहौरी से। ठीक, ये सारी चीज कही। ठीक है, अब देखिए बादशाहनामा में सरकारी इतिहास है। इसको 3 जिलद मतलब 3 दफ्तर और प्रत्येक जिलद में 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627 से लेकर 1647 के पहले 2 दशक में पहला और दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों के बारे में हम बादशाह के वजीर सदुल्ला खान ने सुधार किया और बुढ़ापे की असर की वजह से ही लाहौरी तीसरे दशक के बारे में ना लिख सके, जिसके बाद इतिहासकार वारिस ने लिखा। तो शाहजहां के वजीर सदुल्ला खान ने सुधार किया और बुढ़ापे में आसक्त की वजह से लाहौरी तीसरी बात नहीं लिखा, यानी कि वो बूढ़े हो चुके थे। और वारिस ने क्या किया, जो उसका तीसरा पार्ट था, थर्ड पार्ट को उन्होंने कंप्लीट किया। क्या किया? जो थर्ड पार्ट था उसको उन्होंने कंप्लीट किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए। याद रहेगा इतना, क्या चीजें किस प्रकार से हो रही हैं। चलिए, औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासन ने अपने साम्राज्य के लोग और संस्कृति जिस पर वे लंबे शासन करना चाहते थे को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। क्लियर हो गया? महत्व क्या है? भारतीय चीजों को जानना, भारतीय चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784 में और सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, बंगाल में कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन तथा और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर लिया। अकबरनामा बादशाहनामा की संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं सदी में प्रकाशित की गई। तो सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ने ही क्या किया, इसको आपका प्रकाशित किया था। और वर्षों में कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवेजरी द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद। हेनरी डेरेजरियो है, वैसे हेनरी बेवेजरियो बड़े साहित्यकार हुए हैं और इन्होंने और मॉडर्न जो हैं कवि भी माने जाते हैं भारत में। हेनरी बेवरेज
बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ संपूर्ण आज भी अनुवाद की जाने की प्रतीक्षा है। पूरा पाठ नहीं हुआ, कुछ चीजों को उन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। इतना आपको थोड़ा सा यहाँ पढ़कर अबुल फजल लाहौरी, इंदौरी और कैसे समझ आया होगा, बस इसमें ध्यान रखना। सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। कारण क्या था, भारतीय इतिहास को, भारतीय चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक। अब आपको क्या समझ आएगा, देखिए अब बात करते हैं आदर्श साम्राज्य की। आदर्श राज्य एक दैवीय प्रकाश। दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों को हवाला देते हुए यह दिखाया है कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से सत्ता मिली थी। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में एक और मुगल रानी अलाकुआ की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई। कैसे है, शिविर में आराम करते हुए सूर्य की एक किरण के द्वारा गर्भवती हुई। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इसे दैव के प्रकाश का प्रभाव, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हासिल हुआ। ईश्वर फॉर ए आजादी, निसत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज को पदानुसार मुगल राज तत्व में अबुल फजल ने सबसे ऊंचा रखा है। कैसे रखा है उन्होंने, सबसे ऊंचा। इस विषय में प्रसिद्ध ईरानी सूफी शाहुद्दीन सुहरावर्दी में मृत के विचारों से प्रभावित है। शाहुद्दीन सुहरावर्दी कह चुके हैं, जिसने सर्वप्रथम इस विषय पर विचार प्रस्तुत किया कि इसके अनुसार पद क्रम के तहत देव के प्रकाश राजा के संप्रेषण और जिसके बाद अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्ग का स्रोत बना। इतिवृत्तियों के विवरण के साथ साथ वाले चित्रों को इस तरीके से संप्रेषित किया गया कि उन्हें देखने वाले के मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डाले। 17वीं शताब्दी में मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभाव मंडल के साथ साथ चित्र करना शुरू किया। ईश्वर के प्रशासनिक प्रतीक में प्रभाव मंडल में उन्हें ईशा और वर्जिन मेरी के रूप में देखा गया। तो बहुत सारे बदलाव, चीजें, ये सारी यहाँ उनके रूप में। चलिए अब सुलह कुल। सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुलह कुल की राजनीति पढ़ा है आपने, अब पढ़ेंगे। मुसलमान इतिव्रत साम्राज्य में हिंदू, जैन, जतुदुनियाए मुसलमान जैसे अनेक विभिन्न नर जातीय और धार्मिक समुदाय के समष्टि के लिए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सभी तरह की शांति, स्थायित्व स्रोत बादशाह के सभी धार्मिक नृत्य से ऊपर था। इसके बीच मध्यस्थ करता था और सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। अबुल फजल सुलह कुल यानी के शांतिपूर्ण आदर्शों के प्रबुद्ध शासक पर आधारशिला बताता। सुलह कुल में यूं ही तो सब धार्मिक और मतों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी एक शर्त थी, ये राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और वापस भी नहीं लड़ेंगे। ये सारी चीजें ठीक देख लिया। और देखिए, चलिए तो हमने सुलह कुल को जानने का प्रयास किया कि क्या है, और पीछे हमने बाबरनामा, अकबरनामा और कैसे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई सर विलियम जोन्स के द्वारा, जो भारतीय प्राचीनों को पढ़ रही थी इतिहास। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।